अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक अमरीकी मुसन्निफ़ रॉबर्ट हाइनलेन की एक मशहूर कहावत है कि यू कैन नॉट कॉन्कर अ फ्री मैन, द मोस्ट यू कैन डू इज़ किल हिम। यानी आप आज़ाद जहन को कभी फ़तह नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा इसे मार सकते हैं। इसका एक और मतलब है कि आज़ाद लोगों को उनकी ज़िंदगी में तो कभी फ़तह नहीं किया जा सकता। जी हाँ नाज़रीन, मेरा इशारा उन बहादुर कश्मीरियों की तरफ है जो 73 सालों से भारत के ख़िलाफ़ अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। उनकी नस नस में, उनकी रग रग में आज़ादी का जज्बा है। ऐसे में भारत कैसे उन्हें फ़तह कर सकता है। 2 साल पहले आज ही का दिन था जब कारोबारी ज़िंदगी अपने मामूल के मुताबिक चल रहे थे कि अचानक हिंदुत्व नज़रिए को मानने वाली मोदी सरकार ने कश्मीर में 9 लाख फ़ौज भेजकर मकबूज़ा कश्मीर की खूबसूरत वादियों पर अपना कब्ज़ा जमाया। बंदूक की नोक पर पूरी वादी में कर्फ्यू लगाकर उसे दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया। कोई रोज़गार के लिए नहीं निकल सकता था, ना ही खाने पीने के लिए बंदोबस्त कर सकता था। ट्रांसपोर्ट बंद, बिजली बंद, पानी भी बंद। हर तरफ कुछ था तो वो था ब्लैकआउट, अंधेरा ही अंधेरा। राबते रास्ते सब बंद कर दिए गए। आज़ादी की आवाज़ों को दबा दिया गया। वो खूबसूरत वादियाँ जिनका सहर इंसान को जकड़ लेता था, वहाँ बदतरीन खौफ के डेरे थे। जो बाज़ार कश्मीरियों की रौनकों से आबाद थे, वहाँ ना ख़त्म होने वाली खामोशी पैदा कर दी गई थी। जिस वादी में झरनों की दिलकश आवाज़ें आती थीं, वहाँ असले के चैम्बर्स की आवाज़ें गूंजने लगीं। कश्मीरियों की जिन नीली नीली आंखों की मिसालें दी जाती थीं, उन्हें बैलेट गन्स के ज़रिए अंधा किया जाने लगा। कश्मीरियों के गीतों के सुर चीखो पुकार और आहो बका में बदल दिए गए। वो गलियां जो बच्चों के हंसने से हंसती थीं, वहाँ ना ख़त्म होने वाला सन्नाटा छा गया। फितरत के खूबसूरत रंगों को ख़त्म करके सिर्फ लाल रंग में रंग दिया गया। बस वादी जम्मू कश्मीर को नाराज़ कर दिया गया। भारत के आइन में कश्मीर की खुसूसी हैसियत के आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया। ये भारत के कब्ज़े में एक अलग मतनाज़ा इलाका है जिसे भारत में शामिल करने की भूनी कोशिश की गई, यानी कानूनी इजाज़त दे दी गई कि यहाँ कोई भी भारतीय ज़मीन ख़रीद सकता है, रिहाइश अख्तियार कर सकता है, नौकरी हासिल कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, शिद्दत पसंद हिंदुओं के ने कश्मीरी ख़वातीन से शादियाँ करने के उनके अज़ाइम वो भी सामने आने लग गए। आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करने का वाहिद मकसद कश्मीर या कश्मीरियों की फलाह या खुशहाली नहीं था, बल्कि एक ऐसी नस्ल को वहाँ पर आबाद करना था जो चंद सालों में कश्मीर को कश्मीर ना रहने दे, बल्कि वहाँ इंडिया की एक स्टेट बना दें। भारत ने ऐसा करने से पहले अक़वाम मुत्तहिदा की कश्मीरियों के लिए हक़ खुद इरादियत की करारदाद को मद्देनज़र रखा, न ही किसी आलमी इदारे की परवाह की। मोदी हुकूमत ने वो आलमी बदमाशी की जिसमें दुनिया की सिफारतकारी की कदरों को पैरों तले रौंदा गया। वादी कश्मीर की तरह कश्मीर पर दुनिया भर में खामोशी छा गई है, और ये मुजरिमाना खामोशी बड़ी बड़ी ताकतों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। लेकिन पाकिस्तान चुप नहीं रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर दुनिया को इसकी ज़्यादती के बारे में बताया, और 2 टोक अल्फाज में बताया। ज़रा सुनिए क्या कहा था प्राइम मिनिस्टर ने। Mr. President, 100,000 Kashmiris have died in the past 30 years because they were denied the right given by the United Nations, the right for self-determination. 100,000 have died and 11,000 women have been raped. There are 2 United Nations human rights reports on this. The world hasn't done anything because India is a huge market, 1.2 billion people. Sadly, the material prevails over the human, but this has serious consequences. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जहां मसला कश्मीर को दुनिया के सामने रखा, वहीं मुसलमान ममालिक को भी भारत के इस कब्ज़े पर जगाने की कोशिश की, जिसमें तुर्की और मलेशिया के सदर तैयब एर्दोगान और महातीर मोहम्मद तो सामने आए, लेकिन पूरी अरब दुनिया ने कश्मीरियों को बहुत मायूस किया। आज 2 साल बाद भी जैसे ही कश्मीर से कोई वीडियो आती है तो
उसमें आंसू गैस का धुआं, कश्मीरियों का पथराव, उन पर पथराव या फौजी गाड़ियों का आना जाना ही नज़र आता है। ये वही कश्मीरी हैं जिनकी पिछली 2 नस्लें भी अपने खून से आज़ादी के इन चिरागों को जलाते आ रही हैं। खून भी बहुत है और खून देने से कभी घबराते भी नहीं हैं कश्मीरी। ऐसे में ज़मीन को फ़तह करना कम से कम भारत के बस की तो बात नहीं है। इसी पर मुझे आज बात करनी है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, मकबूज़ा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की दास्तान यकीनन इतनी ही पुरानी है जितनी इसकी खुद रियासत की तारीख़ पुरानी है। पूरी दुनिया भारत के इन मज़ालिम से आगाह है। मज़ालिम की ये तारीख़ भी 7 दहाइयों पुरानी है। लेकिन 5 अगस्त 2019 के इक़दामात ने जो कश्मीरियों के पास कुछ आज़ादी थी उसको भी छीन लिया। लेकिन ज़ाहिर है भारत का जो इक़दाम था, जो ज़ालिमाना रवैया आज तक है, इन्होंने कश्मीरियों में एक आज़ादी की नई लहर, वलवला और जज्बा पैदा किया है जिसको भारत कभी दबा नहीं सकता, ना सका है और ना सकेगा। क्या ये सिलसिला कभी रुकेगा जनरल साहब? शादिया, ये बहुत घिनौना फैलता 5 अगस्त 2019 का। इसकी 3 जहतें बहुत ख़तरनाक हैं। पहली ये है कि उनसे कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीन ली गई और उन्हें हिंदुस्तानी बना दिया गया। उनका झंडा, उनका कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेटस और उनका कौमी तराना उनसे छीन लिया गया। फिर उनसे उम्मीद छीन ली गई कि कभी उन्हें प्लेबिसिट का राइट मिलेगा। इसको मुतनाज़ा इशू तस्लीम करने से हिंदुस्तान ने इनकार कर दिया और 35A की प्रोविजन को रिवोक करके, इन्वोक करके उन्होंने कश्मीरियों को घर बैठे बेदखल करने का, बेघर करने का प्रोग्राम बना दिया कि हिंदूज आए, फॉरेन इन्वेस्टर्स आए, वो कश्मीर की जमीन को खरीद लें, उन्हें लीज पर जमीन दे दी जाए और पूरे कश्मीर का उन्हें मालिक बनाकर कश्मीरियों को बेदखल कर दिया जाए। ये सौदा कश्मीरी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अब उनके पास एक बहुत ताज़ा मिसाल है। उनकी अपनी तारीख भी दरख्शां है। उन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं वो बुरहान वानी के नक्शे कदम पर चलने वाले सैकड़ों लोग और सैकड़ों हमारी बेटियां जो इस वक्त भी सोबतें बर्दाश्त कर रही हैं, उनका हौसला कभी पस्त नहीं होगा। और आज उन्होंने देखा है कि पूरी दुनिया ने जिन्हें तन्हा छोड़ा, उन अफगानों ने 20 बरस बाद अपना हक बजोरे बाजू मनवा लिया है। बिल्कुल। तो ये भी अपना हक मनवा के रहेंगे, अपनी शनाख्त वापस लेकर रहेंगे, अपनी आज़ादी लेकर रहेंगे और अपनी सरजमीन को हिंदुओं के हाथों नीलाम नहीं होने देंगे। दिस इज अ राइटिंग ऑन द वॉल। अब अगरचे इस वक्त 90 लाख कश्मीरियों पर 9 लाख फौज बिठा दी गई है और उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उनके ऊपर क्लैंप डाउन है, उनकी आवाज को दबा दिया गया है, लेकिन वो भी एक स्ट्रेटजी के तहत उनकी आवाजों को दबाया गया। जनरल साहब, पाकिस्तान ने हमेशा इस पर आवाज़ उठाई है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर, फिर उन्होंने कहा मैं पूरी दुनिया में कश्मीरियों का सफ़ीर हूँ, हर जगह बात होगी इस पर। आपको लगता है कि दुनिया पर इसका कोई असर हुआ है या दुनिया पर कोई दबाव बढ़ा है हमारी इस पॉलिसी? नहीं। अच्छा, इसके और अभी पाकिस्तान को अमली कदम उठाना है। अब जो इखलाकी मदद थी वो बहुत हो गई, डिप्लोमेटिक मदद जो हम कर सकते थे वो हमने कर दी। अब जो पॉलिटिकल सपोर्ट है जिसका हमने अज़्म किया हुआ है, अब उसकी अमली शक्ल को सामने लाने की ज़रूरत है और वो 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात है कि शिमला एग्रीमेंट को और लाहौर डिक्लेरेशन को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए यकसर मुस्तरद कर दिया जाए, क्योंकि अब बायलैटरलिज्म के दरवाजे बंद हो चुके हैं और दुनिया को ये बता दिया जाए कि 50 बरस से हिंदुस्तान जिस बायलैटरलिज्म का धोखा देता आया है पूरी दुनिया को और कश्मीरियों को, अब हिंदुस्तान उससे मुनहरिफ हो चुका है। अब वो इसको इशू, मुतनाज़ा इशू तस्लीम नहीं करता। अब वो UN रेजोल्यूशन को डिसरिगार्ड कर चुका है। लिहाजा ये हम खत्म कर रहे हैं। लेकिन दुनिया तो इसको मतनाज़ा इलाका मानती है। आज दुनिया में शायद कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इसको मतनाज़ा इलाके नहीं मानता। हमने उस प्रोविजन को अब खत्म करना है ताकि दुनिया और हम एक पेज पर आ जाएं और UN रेजोल्यूशन के मुताबिक हल की तरफ अमली कदम उठाया जाए। एक दूसरा,
जो आज़ाद कश्मीर का आईन है उसके आर्टिकल 2 और आर्टिकल 11 में तब्दीली करके आर्टिकल 11 के तहत यूएन रेजोल्यूशन के तहत जो प्रोविजन है कि वो अपना एक नुमाइंदा, अपना रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर कर सकती है आज़ाद कश्मीर हुकूमत, क्योंकि ये दोनों कश्मीर में प्लेबिसिट होना है, सिर्फ इंडियन ऑक्यूपाइड में नहीं होना। तो वो अपने प्लेबिसिट की तैयारी के लिए अपना एक रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर करें जो दुनिया भर में कश्मीरियों के वोटों का इंदराज शुरू कर दे, ताकि दुनिया को पता चले कि अब प्लेबिसिट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस अमल से दुनिया पर और हिंदुस्तान पर प्रेशर आएगा जब लोग वोटों का इंदराज शुरू करा देंगे कि अब हम प्लेबिसिट की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिफाई तज्जिया का जनरल रिटायर जान साहब मेरे साथ हैं। मुझे ज्वाइन करें वफाकी वजीर सैयद फ़खर इमाम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़खर इमाम साहब आपका। अभी मैं जनरल साहब से भी यही बात कर रही थी कि हमारे यहाँ सियासत करने के लिए सर बहुत इश्यूज़ हैं। कश्मीर का इशू एक सेंसिटिव इशू है, कश्मीरियों के जज्बात को ठेस पहुंचती है जब ऑपोजिशन और हुक्मरान जो हुकूमत है एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएं मोदी का यार करके या कश्मीर को बेचने पर। सर क्या ही अच्छा होता कि आज जो वॉक हुई इसमें ऑपोजिशन और हुकूमत हमें एक जगह पर इकट्ठे नज़र आकर यकजहती का पैगाम देते। सर जी यकीनन ये तो मेरे ख्याल में सबकी ख्वाहिश होगी कि कश्मीर के कॉस्पे पर आपने देखा कि जब पुलवामा का अटैक हुआ था और 2 इंडियन जहाज हमने गिराए थे और उनके पायलट को कैप्चर करने के बाद फॉर गुडविल रीजंस 24 घंटे के अंदर उसको वापस भेज दिया था। उस वक्त एक जॉइंट स्टेटमेंट हमारे पार्लियामेंट ने, जिसमें हमारी ऑपोजिशन ने भी पूरा भरपूर हिस्सा लिया था, जॉइंट स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर हाउस पेश की गई थी, जिसको अडॉप्ट किया था हमारी पार्लियामेंट ने, जो रिप्रेजेंट करती है पाकिस्तान की कौम को। तो मैं ये देखता हूँ कि जब हमारे ऐसे इश्यूज आते हैं बिल्कुल पर यकीनन जो ये बात अभी आपने की कि इसको बतौर एक पॉलिटिकल खेल ना बनाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे लिए हमारी शाह रह गया। और जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने फरमाया था कि कश्मीरियों को जब तक खुद फैसला नहीं कर पाएंगे, और उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 17 रेजोल्यूशंस में एंडोर्स किया सब मेजर पावर्स ने कि बजरिया वोट यानी कि प्लेबिसाइट के जरिए फ्री फेयर इलेक्शन के जरिए अंडर ए न्यूट्रल यूनाइटेड नेशंस एजिस इसका फैसला कश्मीरी खुद करेंगे। और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 3 सेशन हुए 5 अगस्त 2019 के बाद, उसने ये वाजे कर दिया दुनिया को कि कश्मीर, जम्मू और कश्मीर अब डिस्प्यूटेड एरिया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शिमला अकॉर्ड के बाद ये एक तस्वर पेश करता था इंडिया कि ये बायलैटरल इशू रह गया हमारे और इंडिया के दरमियान। पाकिस्तान नहीं, उसको निगेट किया 3 मरतबा। ठीक है, वो इन कैमरा सेशन जरूर हुए, पर हुए इसीलिए थे कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और वो आज भी है। और जी हाँ, दुनिया भी मानती है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। नहीं, अब उन्होंने दोबारा 54 साल तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इसके ऊपर मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि सोवियत यूनियन उसको वीटो करता था। ये तारीख का हिस्सा है। अब आकर 5 अगस्त के बाद जब इंडिया ने अनेक्स किया और 2 मेजर आर्टिकल जो हम कभी नहीं उसको तस्लीम करते थे, अब्दुल्ला और नेहरू साहब ने आपस में ये अकॉर्ड किया था कि 370 के तहत कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया, जो खत्म करके 2 यूनियन टेरिटरीज डायरेक्टली कंट्रोल बाय न्यू दिल्ली कर लिया। और वो जो था जिसमें डेमोग्राफिक चेंज के आर्टिकल 35A के तहत कश्मीरी की जो डोमिसाइल की डेफिनेशन थी उसको भी खत्म कर दिया, कि वो चाहते हैं कि वहाँ नॉन कश्मीरीज को सिटीजनशिप देके और उसका जो डेमोग्राफी है उसको तब्दील किया जाए। ये जिनीवा अकॉर्ड्स और जिनीवा के जितने कन्वेंशन है उसके सरासर खिलाफ है और यूएन चार्टर के खिलाफ है। सर, इंडिया को जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में सदारत मिली है, सर ये कितनी बड़ी रुकावट हो सकती है या बन सकती है अक़वाम मुत्तहिदा जैसे फोरम पर कश्मीरियों के हक में आवाज़ उठाने पर? सर नहीं, ये देखिए ना, ये तो एक शॉर्ट पीरियड के लिए, क्योंकि वो उसका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इंडिया इस वक्त मेंबर है, पर ये जो सदारत है ये चंद हफ्तों के लिए है, ये नहीं कि वो बहुत देर के लिए होगा। इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई यानी बुनियादी वो चेंज ला सकते हैं कि जब तक कोई ऑल पावर्स, उसमें फिर वीटो आ जाएगा चाइना का या रशिया का,
तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल वो उस हद तक जा सकेगा, तो वो मुझे नहीं खतरा। पर हमारा जो केस है, अब UNGA भी आ रहा है सितंबर में, और जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 2019 में UNGA में हमारी और कश्मीरियों का जो जैसे मौक़िफ़ पेश किया, शायद हमारी तारीख में 1 या 2 मरतबा ऐसे पेश हुआ था, जिस सीरियसनेस के साथ और जिस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को कश्मीरियों के साथ जो मुजालिम ढाए गए हैं, 95,000 शहीद हुए पिछले 32 साल में। बुरहान वानी जैसे करेजस हीरो जो आज हैं, उनका हर कश्मीरी जो है उसको एज एन आइकॉन देखता है। तो उनके और जो खवातीन के साथ मजालिम ढाए गए हैं, रेप एज अ फॉर्म ऑफ वेपन उनको खराब करने के लिए, फिर उनकी जो टेरनी है, टॉर्चर की पूरी 1000 टॉर्चर की केस स्टडी पेश की गई, इसने हिला के रख दिया। यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो 2 रिपोर्ट्स हैं 2018-19 की, उसका तो ये बुनियादी बातें हैं जिसने इंटरनेशनली कंडेम किया इंडिया को। 4 पार्लियामान ने, यूनाइटेड स्टेट्स US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक बहुत बड़ा ग्रोथ था जिसने मूव किया ये इसके कश्मीरियों के हक में और इंडिया के खिलाफ। यूनाइटेड किंगडम की हाउस ऑफ कॉमन्स ने ये बात की। ये जो पार्लियामेंट है यूरोप की, उसने किया। फ्रेंच पार्लियामेंट ने पहली मरतबा कश्मीर की बात की, 72 साल नहीं की, पहली मरतबा इस बार। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्डियन लंदन का, लेमॉन्ड फ्रांस का। ये देखिए इस तरह फिर वर्ल्ड ओपिनियन चेंज होता है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी सैयद फ़खर इमाम साहब मेरे साथ थे। सर थैंक यू वेरी मच। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और फिर नाजरीन, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। नाजरीन, गुज़श्ता महीने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, जबकि जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल रहने वाले PTI रहनुमा नज़ीर चौहान ने भी यू टर्न लिया, जहांगीर तरीन ग्रुप को अलविदा किया और कहा कि उनके लीडर इमरान खान हैं और इमरान खान ही रहेंगे, लिहाजा उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। फिर PTI रहनुमा आमिर डोगर ने कल कहा कि सॉफ्टवेयर सिर्फ नज़ीर चौहान का अपडेट नहीं हुआ, बाकी सब लोगों का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। दूसरी तरफ नून लीग में जो एक बयानिए की जंग है, इख्तलाफात में जो सोच में जो इख्तलाफात हैं, अपने अपने कायद की ललकार है, ये अरूज पर है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि माजी को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, इन्हें सोच समझकर बात करनी चाहिए और इस बात की वजाहत देनी चाहिए जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की थी कि 2018 के इलेक्शन से पहले अगर स्ट्रेटजी अच्छी बन जाती तो इलेक्शन जीते जा सकते थे, नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बन सकते थे। नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक मगर ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के आखिरी ट्वीट के बाद नून लीग में बयानिए की जंग और इख्तलाफात करने वालों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। शेख रशीद कहते हैं कि मैं नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस नहीं ला सका, जिस पर नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मियाँ साहब लंदन बैठकर उनका इलाज कर रहे हैं। कल राना सनाउल्लाह साहब से जब मैंने सवाल किया कि राना साहब कब वापस आ सकते हैं, कोई इरादा है मियाँ साहब के वतन वापस आने का, तो उन्होंने क्या कहा ज़रा सुनिए। मियाँ साहब का कोई पाकिस्तान वापस आने का इरादा है? मियाँ साहब 2 इलाज जो है वो पूरा फोकस करके वो कर रहे हैं। एक वो अपनी सेहत के ऊपर फोकस कर रहे हैं और दूसरा जो है वो इस कठपुतली टोला जो है इनका इलाज कर रहे हैं। किसके साथ मिलके इलाज? कोई पसे पर्दा कुछ चीजें चल रही हैं? जी बिल्कुल, सारा कुछ चल रहा है। वो तो अपना इलाज करने गए थे, अब पता हमें चल रहा है कि वो इनका इलाज करने गए हैं। नहीं तो ना भेजते ना, इनको किसी ने कहा था कि भेज दो, तरस आ गया था प्राइम मिनिस्टर को। तो बस ठीक है, फिर अब अपने तर्स को जो है वो टकरे मारे। फिर अब ओ माय गॉड, वो गए, भेजा इन्होंने था, अब वो अपनी मर्जी से आएंगे। और अब खबरें ये भी हैं कि बरतानिया ने नवाज शरीफ की वीज़े में जो तौसी की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया है। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस
हो सकते हैं, इस पर भी हमें बात करनी है। अब लगता ऐसे है कि पीटीआई हुकूमत मुखालिफिन के सॉफ्टवेयर अपडेट करने पे लगी हुई है और अपोजिशन इनका इलाज करने में मसरूफ़ है, मगर आवाम का कोई पुरसाने हल है नहीं। हुकूमत बेतहाशा महंगाई के ज़रिए आवाम का सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहती है और अपोजिशन आवाम का ये मुद्दा उठाए बगैर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश कर रही है कि सभी अपने अपने मफादात की जंग लड़ने में मसरूफ़ हैं। मज़ामत और मुफाहमत की लड़ाई में नून लीग तो अपना बयानिया वाज़े करने में कामयाब नज़र नहीं आ रही है, जबकि पीपल्स पार्टी सिंध को बचाने की जुस्तजू में लगी हुई है, क्योंकि अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सिंध का सॉफ्टवेयर भी अपडेट करने की ठान ली है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सिंध स्ट्रैटेजी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी इदारों को मुतहरिक करने और सिंध में डाकू राज के खिलाफ ऑपरेशन करने की हिदायत की है। 2 महीने पहले वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा था कि सिंध के ऐसे हालात नहीं कि वहाँ पर ऑपरेशन किया जाए। इमरान खान दौर में ना कोई ऑपरेशन होगा और ना ही गवर्नर राज लगाया जाएगा। अब सवाल ये है कि 2 महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सिंध में ऑपरेशन करने की हिदायत भी दी है। क्या सिंध में भी कोई सॉफ्टवेयर अपडेट होने जा रहा है? मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कानूनदान बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं पूछना ये चाहती हूँ कि पिछले कुछ दिनों से ही खबरें सामने आ तो रही थी कि नवाज़ शरीफ की वीज़े में जो तौसीक़ की दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी गई है। आज भी ये खबर सामने आई है, लेकिन नून लीग वाले कह रहे हैं कि भाई हमारे इल्म में तो ये बात नहीं है। अगर ऐसा हुआ है चौधरी साहब, जो हमारे भी सोर्सेज बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है, मैंने भी 1-2 लोगों से वहाँ बात की और पता चला कि वाकई नवाज़ शरीफ साहब की जो वीज़े में तौसीक़ की दरख्वास्त है ये मुस्तरद की गई है। क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लीगली कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं और कितना मुश्किल हो सकता है नवाज़ शरीफ का लंदन में रहना? पहली तो बात यह है कि ये एक फ़ैसला, ये महज फ़ैसला एक ऐसे शख्स के बारे में आना जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क का रहा हो और उस पर कोई ऐसा चार्ज ड्रग्स का या आर्म्स स्मगलिंग का ना हो और उस पर ये फाइनेंशियल करप्शन के चार्ज पे वीज़ा डिनाई हो जाए, तो ये तो बहुत ही यानी मुश्किल सूरत हाल है वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के लिए। उसके लिए बड़ी मुश्किल और उसको बहुत सेटबैक है। लेकिन ये नहीं है कि कल उठा के उसको जो अथॉरिटी डालने पड़ा नहीं है। पहली बात तो ये है कि अपील करना नवाज शरीफ का हक है इस फैसले के खिलाफ। कम अज कम एक रिव्यू उसका लाजमी है और वो अपील करेंगे, यकीनन अपील करेंगे। अब अपील में 3-4 महीने लग जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बरतानिया में भी वो कोई सिर्फ इसलिए नहीं बैठे कि इसी का केस का फैसला करना है वहाँ, तो अपील में कभी टाइम लगेगा। सो जो तवक्को कर रहा है कि नवाज शरीफ उठा के और पाकिस्तान भेज दिया जाएगा और वो गिरफ्तार इस तरह हो जाएगा पाकिस्तान में, उनके लिए ये कोई इतनी एकदम खुशखबरी नहीं है। लेकिन कह रहे हैं 2 ऑप्शन है ना, एक तो ये कि वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में फैसले पर नजरसानी की अपील करें, जो बात आप कर रहे हैं, और वहां से भी दरखास्त अगर मुस्तरद होती है तो फिर वो बरतानवी अदालतों से रुजू कर सकते हैं। इट मीन्स कि एक लंबा प्रोसेस है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि 2-4 महीने में उन्हें भेज दिया जाएगा वापस, ये इतना कोई आसान नहीं है। जी, वो यकीनन बरतानवी हाई कोर्ट में जिस तरह हमारी रेट होती है, हाँ। ये पहले ट्राइब्यूनल जो इस मामले पे, वीज़ा के मामले पे, सिटीजनशिप के मामले पे, रेजिडेंसी के मामले पर जो ट्राइब्यूनल होगा, जो अथॉरिटी होगी जिसने फैसला किया होगा, उसके ख़िलाफ़ एक ट्राइब्यूनल के सामने जो इंटरनल डोमेस्टिक ट्राइब्यूनल होगा, इस महकमे में वो होम ऑफिस की लिखते हैं हाई कोर्ट में मियाँ साहब उस ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ, और वो भी 5-6 महीने ले, अगर ना किया तो फिर ये 3-4 महीने में मामला तय हो जाएगा। और 3-4 महीने में भी अगर वो तय होता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो
पाकिस्तान ही चले आए, हो सकता है वो सऊदी अरब या दुबई चले किसी दीगर मुल्क से, कतर के साथ उनकी बड़ी मियां नवाज शरीफ और शरीफ खानदान ने एक चीज़ याद रखें, दो काम बड़ी मुस्तैदी से किए। एक, जब वज़ीर आज़म हुए तीनों मरतबा, तो उन्होंने अपने मुफादात, ज़ाती ख़ानदानी मुफादात और रिश्तेदारियाँ इन द सेंस के ताल्लुकात हुक्मरान तबकात के साथ बनाए हैं अपनी बिजनेस को। अब वो था जंदाल, वो मरी पहुंचा था, वीज़े के बगैर पहुंचा था, कोई वीज़े की उसको, मोदी आ गया और अपने 60 बंदे साथ लिए हुए वो वीज़े के बगैर पाकिस्तान आ गए थे। अगर कोई मुल्क दूसरा चाहे कि नवाज शरीफ को लेना और वीज़े की ज़रूरत नहीं उसको, तो नवाज शरीफ कतर जा सकते हैं। कतरी उनकी बड़ी मतलब है दोस्ती, यहाँ तक के कतरी शहजादे ख़त लिख रहे हैं और ख़त लिखते भी गलत बयानी भी कर रहे हैं, पर बेदरेग वो खत लिख रहे हैं इनको बचाने के लिए। मेरे प्रोग्राम में कहा कि वो अपना तो इलाज करा रहे हैं, साथ इनका भी इलाज करा रहे हैं जो यहाँ पर सेलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं। तो आपको लगता है कोई पसे पर्दा कोई चीज़ें चल रही हैं, कोई बातचीत चल रही है जिसके नतीजे में अब वो बैठे हुए हैं? इलाज तो आपको अभी खबर तो आई नहीं कि वो अस्पताल गए हैं या उनका कोई इलाज हो रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं क्या ज़रूरत थी, क्यों भेजा, फिर ना खाते तरस। नहीं शाजिया, ये तो अभी आपने जो सुनाया है उनका क्लिप कल का, आज जो भी सुनाया इस प्रोग्राम में, उसमें वो क्लियरली कह रहे हैं कि पसे पर्दा चीजें चल रही हैं। सो मियां एक्चुअली जो शरीफ खानदान है उसने तो मुफाहमत की तरफ जाना ही जाना है। मरियम बीबी भी जब कहती है कि मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, मकसद क्या है मुफाहमत? इनकी मुज़ाहमत का क्या मकसद है? मुफाहमत। तो अगर फिर ये गुड कॉप और बैड कॉप का खेल खेला जा रहा है कि एक भाई बिल्कुल ही हमेशा मुफाहमत की खेल खेल रहा है और दूसरा कह रहा है नहीं, हम महज चंद सीटों के लिए लड़ाई नहीं है या इनकी बालादस्ती के लिए लड़ाई है। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि मुफाहमत नहीं है, मुज़ाहमत होगी। तो ये गुड कॉप और बैड कॉप जो है ना वो खेला जा रहा है। इस पे मैं आपको बताऊं, ये गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिटिक्स पे अगर कोई अगर किताबें लिखी गई ना, तो ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का आपस में थ्रू आउट एक का गुड कॉप एक का बैड कॉप बन के रहने के किस तरह ये मिसालें दी जाएंगी, इसकी मिसालें दी जाएंगी इस खास स्ट्रेटजी की इनके हवाले से। जिस तरह मिसालें दी जाती हैं कि मैकियावेली ने फलाने प्रिंस के बारे में ये कहा और अर्थशास्त्र में ये लिखा गया और ये वो स्ट्रैटेजी थी। ये स्ट्रैटेजी इनकी जो है और ये चली आ रही है 30 साल से। 30 साल से इनको में ये हिकमत अमली अपनाते हैं और ये आज भी वो ये हिकमत अमली है। ठीक है, अगर अब आज तो चले ये एक स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है गुड कॉप बैड कॉप, लेकिन मुस्तकबिल में आपको नहीं लग रहा ये वरासती सियासत की जंग में इनकी सियासत जो है वो तब्दील हो सकती है? ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब चाहेंगे कि उनका बेटा आगे आए, नवाज शरीफ साहब चाहेंगे कि मरियम को जो है ना वो आगे इक़्तिदार मिले, वो आगे सियासत को लेकर चलें, वो नून लीग को लीड करें। तो आपको पता ही है जहाँ शहबाज शरीफ होते हैं मरियम नवाज वहाँ नहीं होती हैं, जहाँ मरियम नवाज होती हैं वहाँ शहबाज शरीफ साहब नहीं होते हैं। तो ये आगे आपको ये भी हमें इख्तलाफात अब और ज़्यादा नज़र आएंगे चौधरी साहब? जी बिल्कुल नजर आएंगे। उसकी वजह यह है कि मरियम क्राउड पुलर है। वो वोटर हो या ना वोटर हो, नॉन वोटर इनका भी वो भी पहुंचा हुआ होता है जी, मेला देखेंगे। अब और यही हुआ आज़ाद कश्मीर में, जलसे बड़े लेकिन वोट कम। अब इसमें अब इसमें एक और प्रॉब्लम है जो इनकी, एक जलसे पे अगर जाएंगे, चचा जो सदर हैं मुस्लिम लीग के और भतीजी जो वाइस प्रेसिडेंट है, वहाँ मुस्लिम लीग के किसी वर्कर ने शहबाज शरीफ की तरफ देखना ही नहीं है। शहबाज शरीफ को धक्के पड़ रहे होंगे और वो मरियम को आगे लेके जा रहे होंगे स्टेज पे और धक्के पड़ रहे। ये होता है और ये ऐसी बात है जो जब बीबी आती थी तो सारे वजीरों को, हम सब, मैं वजीर था
पर उतनी अहमियत ही नहीं रहती थी, लोग बीबी कोई तरफ तो मुतवज्जे होते। सही। हमारे वक्त में इतने कैमरे नहीं होते थे, अब तो 40 कैमरे वो शहबाज शरीफ पे होंगे और मरियम पे होंगे और दिखा रहे होंगे कि ये भतीजी को देखो और ये चचा को धक्का पड़ रहा है, गले से किसी ने पकड़ के पीछे खींच रहा है, कोई बगैर सोचे कि देखे कि ये नवाज शरीफ है, कोई ये कौन है। नवाज शरीफ ने बहुत अच्छा किया है और ये उसमें उनकी अपनी एक किस्म की मरियम के साथ, क्योंकि जहाँ भी मजमे में मरियम और शहबाज शरीफ को नजरअंदाज करेगा। चौधरी साहब आप जरा इस हुकूमत पर भी आ जाएं, जरा ज्यादा तवज्जो दे रहा होगा। अब इमरान खान साहब की कोशिश है कि पंजाब और केपी के बलूचिस्तान GB आज़ाद कश्मीर के बाद वो ज़रा अब अपना फोकस बढ़ाने लगे हैं, ज़्यादा मतवज्जो होने लगे हैं सिंध की तरफ। सिंध में वो इदारों को मुतहरिक कर रहे हैं और वहाँ की जो अपनी सियासत है उसको और ज़्यादा एक्टिव करने लगे हैं। कितना आसान है इनके लिए सिंध में कदम जमाना चौधरी साहब? सिंध में जाके जाना मैं अर्ज़ कर रहा था, ये इमरान खान और PTI का हक है कि वहाँ जाके सियासत करें। सिंध में उनको एक मुश्किल बहुत पड़ेगी पर एक आसानी होगी। पंजाब में उनके मुखालिफ जिसके खिलाफ वो जाते हैं वो बुनियादी तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ है। हाँ। पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ को एक तहफ़्फ़ुज़ है, एक गारंटी है पंजाब की जुडिशरी की, बहुत उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो पेश नहीं भी होते और वो उनको उनकी ज़मानत हो जाती है। हमारा साबिक सदर पेश नहीं होता, वो कहता है कल आ जाऊंगा, बीमार हूँ, वो कहते हैं फौरन आओ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कानूनदान बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब आपका। आज आपकी कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई जिसमें मुबारकबाद दी गई वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से उनको ब्रीफिंग दी गई। सर हमें भी बताइए कि कितना कामयाब है ये सिस्टम, क्योंकि ऑपोजिशन तो आज के दिन तक इसको मानने को तैयार नहीं है। वो यही समझ रहे हैं कि एक और धांधली का प्रोग्राम बना रहे हैं आप लोग। ज़रा बताइए कि कितना कामयाब ये आप लोग लेके आ रहे हैं। ऑपोजिशन ने तो टेस्ट भी नहीं किया अभी तक। बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं, शुक्रिया। बात यह है कि जी ये ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी को जब मैं वजारत संभाली तो मुझे ये टास्क दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने और इसमें 12 हफ्ते का टाइम दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह उस दौरान में हमने बिल्कुल इसको शुरू से डिज़ाइन किया और इसके हर पहलू को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके मुताबिक हमने इस मशीन को डिज़ाइन किया और इसको मुकम्मल किया, वक्त में मुकम्मल किया। मुझे बड़ी इस बात की खुशी है बिकॉज चैलेंज था और वो पूरा हो गया। अब बात ये आती है कि थोड़ी सी मैं आपको इस मशीन के बारे में, इससे पहले कि अपोजिशन पे बात करें, मैं बड़ी क्विकली दो तीन सेंटेंसेस में आपको बता देता हूं कि ये जो मशीन है ये बेसिकली इसके 3 अहम पहलू हैं। एक ये है कि ये इस्तेमाल आम आदमी के यूज़र फ्रेंडली जिसको हम कहते हैं कि आसानी से इस्तेमाल होती है वोटर के लिए भी और जो है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है यानी कि इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा उसके लिए भी आसान है। दूसरी बात यह है कि एक सिक्योर तरीन मशीन है। वो किस तरह से है, बिकॉज ये एक स्टैंड अलोन मशीन है जिसका मायनी है कि न तो इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये जो है तो उस लिहाज से हैक नहीं हो सकती है और ना इसमें कोई बग आ सकती है क्योंकि ये इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और ये कनेक्टेड नहीं है किसी भी ना वाईफाई से और ना इंटरनेट से, ये बिल्कुल ऑन इट्स ओन है जी।
तो तीसरी जो बात है वो ये है इसमें कि ये मशीन दौराने वोटिंग रिगिंग को रोकती है और पोस्ट वोटिंग भी रिगिंग को रोकती है, क्योंकि जब इलेक्शन ख़त्म होगा, वोटिंग पोलिंग ख़त्म होगी, आप जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो जितने भी पोलिंग एजेंट्स हैं उनकी मौजूदगी में वो पोलिंग को इख्तिताम करेगा एक बटन दबा के, और उसके बाद दूसरा बटन दबा के उससे फ़ौरन ही आपके जो रिजल्ट्स हैं कंसोलिडेटेड यानी कि फॉर्म 45 वगैरह एक ही बटन से आपको 3 मिनट में 2 मिनट में मिल जाएंगे। यानी कि अगर 5 बजे पोलिंग ख़त्म हुई है तो अगर आप बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को कर लें तो आधे घंटे के अंदर आपको पूरा मतलब कि धांधली फ्री और हैकिंग फ्री मशीन बनाई है सर आप लोगों ने। बिल्कुल, इस पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता किसी भी बाहर बैरूनी कुव्वत का, बैरूनी इसको हैक नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक अपोजिशन का बात है वो मैं बताता चलूँ कि देखें जी, जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा एक कदम है जिसमें कि पूरे मुल्क में 120 मिलियन की जो पॉपुलेशन है, जो वोटर्स रजिस्टर्ड वोटर्स है, वो इसको इस्तेमाल करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि एक दिन में ये जो टेक्नोलॉजी का हर शख्स, चाहे उसका किसी भी उससे ताल्लुक है, पढ़ा लिखा है नहीं है, गांव वाला है, बूढ़ी खातून है, जो भी है, वो उन तक पहुंच जाएगी। तो ये एक टेक्नोलॉजी का जो एक फैलाव है वो एक अपनी मतलब है कि एक यूनिक चीज़ है पूरे पाकिस्तान में, बल्कि मुल्क पूरी दुनिया में। इसलिए जो अपोजिशन है उनको हम बिल्कुल, उनका हक बनता है। सर इलेक्शन कमीशन को भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। देखिए जी, इलेक्शन कमीशन का जहां तक ताल्लुक है ये तो अल्टीमेट अथॉरिटी तो वही है, लेकिन उससे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम पार्लियामेंट में ले जाएं, अपोजिशन लीडर्स को हम ऑन बोर्ड करें, पार्लियामानी लीडर्स हैं जितने पार्टीज उनको ऑन बोर्ड करें, और इसी तरह राय अमा को भी हम बताएं कि वो जितने भी आप जर्नलिस्ट हैं, एंकर्स हैं, सारों के लिए हम ये प्रेजेंटेशन करेंगे जो कि एक्चुअल मशीन को देख के और फिर अपना फैसला करेंगे। तो इसलिए ये कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है, इसको आप खोल सकते हैं। इसकी सारे जो इसका ये बुनियादी तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल का इम्तिजाज है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि कोई साहब क्या ही अच्छा होता कि इसको टेस्ट कर लिया जाता इंतखाबात में, ज़िमनी इंतखाबात में, अभी आज़ाद कश्मीर के भी इलेक्शन हुए, GB के इलेक्शन भी हुए। हाँ। मशीन असल में देखिए ना, वो मशीन बनी है एक हफ्ता पहले बनी है, फिर उसको हमने टेस्ट ट्रायल किए हैं, तो ज़ाहिर है ये प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप मींस कि अगर ये एक्सेप्ट हो जाए तो फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी, जो कि हम ज़िमनी, जो कि कानून भी 103 कहता है इलेक्शन एक्ट का, कि उसके हम किसी भी ज़िमनी इंतखाबात में भी इस्तेमाल करेंगे। अभी तो इलेक्शन में काफ़ी टाइम है, तो इस दौरान में जो भी इलेक्शंस होंगे उसमें ये है, तो इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है, टेस्ट रन है, वो हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि अवाम को और जो उनके नुमाइंदे हैं उनको जो है तो ये तसल्ली होनी चाहिए। अगर अपोजिशन नहीं मानती है तो जबरदस्ती मुसल्लत कैसे करेंगे आप? इसको ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे, क्या करेंगे? नहीं, देखें जो है, एक तो कानून साजी होगी, इसकी प्रॉपर कानून साजी होगी, उसके बगैर तो हो नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि इवन जो प्रेजेंट कानून है 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है, उसमें भी ये आर्टिकल 103 है जिसमें कि ये कानून है कि जिसमें आप एक हल्के में इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद में इसको पूरे मुल्क के जनरल इलेक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास वो टाइम है, इस दौरान में जो भी कोई वो होगा, ज़िमनी इंतखाब होगा, उसमें हम इसको इस्तेमाल करेंगे एज अ पायलट प्रोजेक्ट। और तसल्ली सबकी होनी भी चाहिए और इंशाल्लाह होगी भी। को कब दावत दे रहे हैं कि आए, अपने भी टेक्निकल आपके जो टेक्नीशियंस हैं, माहिरीन हैं, उनको ले आए, कोई टीम ले आए, चेक करें आकर, कब दावत देंगे अपोजिशन को? हमें उनको पूरी, उनका हक भी बनता है, मैं रिपीट करता हूँ, उनका हक बनता है, बिकॉज वो इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स हैं, वो इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। तो पार्लियामेंट का जब इजलास होगा उसके साथ ही ये सिलसिला अपोजिशन को बताने का और उनके सामने पेश करने का ये हम एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे। सही। प्राइम मिनिस्टर की आज आपसे मुलाकात हुई, नवाज शरीफ साहब की जो बरतानिया ने वीज़े की तौसी में की जो दरख्वास्त उसको रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया है, इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई अपने ख्यालात का इजहार किया है? नहीं जी, देखें, हम तो ज़्यादातर हमने मशीन के बारे में बात की है और किस तरह से हमारी बुनियादी तौर पे जो एक प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एक विजन था, जिसमें कि ये जो इलेक्शन जो हैं, जो कि हमेशा कंट्रोवर्शियल होते हैं, हारने वाला हार नहीं मानता, बुनियादी तौर पे इलेक्शन की उमूर पे बात हुई। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा
वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। इसे बेखबरी कहें या हठधर्मी, पाकिस्तान में ऐसे भी आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन के क़तरे नहीं पिलाना चाहते हैं। ये मर्ज़ पूरी दुनिया में था, लेकिन इस वक्त पोलियो का मर्ज़ सिर्फ 2 ममालिक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में रह गया है। पोलियो दरअसल एक वायरस है, ये ऐसा मर्ज़ है जो नहायत तेज़ी से फैलता है। ये सबसे ज़्यादा आसाबी निज़ाम को मुतासिर करता है। इसके बाद जिस्म के दूसरे अज़ा, ख़ास तौर पर इससे पट्ठों की कमज़ोरी हो जाती है, उसकी वजह बनता है इसका बरवक्त पता ना चलना, ये इंसान की मौत का सबब भी बन सकता है। हमने आज ये स्पेशल जो है ये सेगमेंट कर रहे हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए कि पोलियो कैंपेन जब भी शुरू हो बिल्कुल मत हिचकिचाएँ, अपने बच्चों को पोलियो के क़तरे ज़रूर पिलवाएँ और सारी उम्र भर की माजूरी से अपने बच्चों को बचाएं। ज़िया खान पोलियो से मुतासरा शख्स हैं मेरे साथ, मैं उनसे जानूंगी कि क्यों ये माजूरी उनको हुई और क्यों उनके तरफ से तवज्जो नहीं दी गई उनके वालिदैन की तरफ से कि पोलियो के उनको कतरे पिलाए जाते। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया खान साहब आपका। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। हमारे सेगमेंट का मकसद यही है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि आज भी आपको ये पता होना चाहिए कि पोलियो के क़तरे 2 क़तरे पिलाना जो है वो ज़िंदगी भर की माजूरी से आपको बचा सकते हैं। तो आप भी इससे मुतासिर हैं, ज़रा बता सकते हैं कि आपने भी पोलियो के क़तरे नहीं पिए, क्या वजह थी इसके? वालिदैन से आज आप गिला करते हैं, शिकवा करते हैं? जी बिल्कुल, मैं जब 3 साल का था तो मुझे पोलियो हुआ। आप कहें कि ये 1983 की बात है। मैं मुस्लिम बाग में रहता था वालिदैन के साथ, और मेरे वालिदैन आज भी कहते हैं कि हमें उस टाइम इस तरह अवेयरनेस नहीं थी जिस तरह आजकल डोर टू डोर कैंपेन्स हैं, मीडिया पे कैंपेन्स हैं, मस्जिदों में हर जगह पे। इसका मतलब ये है कि अगर बहुत सारे लोग बहुत सारे तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक बात कर रहे हैं कि पोलियो के क़तरे लाजमी पिलाएं, तो ये यकीनन एक रिसर्च हुआ होगा, इस पे सब कुछ हुआ है और मैं अपने बच्चों को पिलाता हूँ। बात पोलियो की सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि एक बच्चे को पोलियो हो गया फिर हमारी सोसाइटी में उस बच्चे को क्या आज भी आपके ऐसे लोग हैं जो पोलियो के क़तरे बच्चों को पिलाने से हिचकिचाते हैं? जी बिल्कुल है। हमारे बलूचिस्तान में ऐसे कुछ एरियाज़ हैं, कुछ पॉकेट्स हैं कि वहाँ पे कुछ घर, मतलब ये नहीं कह सकते कि कुछ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, जिसका रिज़ल्ट ये है कि इस साल जो पोलियो के केसेस है वो बहुत कम आए। मेरे ख्याल से 1 या 2 केसेस इस साल रिपोर्ट हुए हैं। तो लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोग, इसको गलत वो करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं और उसको यही कहते हैं कि इसको पिलाने से और भी चीज़ें साथ होती है। तो ये प्रोपेगेंडा हम कह सकते हैं। मैं अपने बच्चों को पिलाता हूँ। माजूरी के बाद वो इंसान जो है इस माशरे में ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत स्ट्रगल्स करता है। हमारे यहाँ अगर आप देखें एक्सेसिबिलिटी नहीं है, मोबिलिटी नहीं है, फिर रिमोट एरियाज़ में देखें तो उनको इंसान ही कंसिडर इसलिए नहीं करते कि वो ऑलरेडी पॉवर्टी के इतनी नीचे होते हैं। आप अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में उन लोगों को जो नहीं पिलाना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो आप अपने तई भी लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि नहीं, कितने ज़रूरी हैं 2 क़तरे पिलाना? जी बिल्कुल हमारी मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। मैं इस टाइम एक वॉलंटियर नेटवर्क का फाउंडर हूँ, कोयटा ऑनलाइन के नाम से। उसके वॉलंटियर्स बाकायदा पोलियो मुहिम में साथ भी जाते हैं, उनके साथ रिफ्यूज़ल के घर बाकायदा फिज़िकली वो दिखाते हैं कि जो इस डिसेबिलिटी के बाद इंसान कितना पीछे रह जाता है इस माशरे के रेस में। और साथ में हम सोशल मीडिया अवेयरनेस में इस तरह के कैंपेन्स मीडिया पे आने से हम हमेशा इस कैंपेन को
सपोर्ट भी करते हैं। और हम यही कहते हैं कि इस दौर में, इस जदीद दौर में अगर इसको कोई इग्नोर करता है तो वो, अगर उसके घर में कोई पोलियो होता है तो वो मैं समझता हूँ कत्ल के बराबर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया खान हमारे साथ है। हमारा काम यही है कि बच्चों को पोलियो के 2 कतरे ज़रूर पिलाएं और ज़िंदगी भर की माजूरी से बचाएं। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।